तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, वो है कार्डियक साइकिल। इससे जो आगे का टॉपिक हमारा वो कार्डियक साइकिल है, जिसके बारे में बात करें। तो पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। और ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है। अब उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है और कैसे काम करती है हमारे पास। बहुत सिंपल सा डायग्राम आप लोगों के सामने है ह्यूमन हार्ट का। और एक सिंपल डायग्राम और बना देता हूं मैं, आप लोग ये देखिए। चलिए, दिस इज द ह्यूमन हार्ट, जस्ट इमेजिन। ठीक है, चलिए। तो बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज द कार्डियक साइकिल। सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो बेसिकली जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं टेक्स प्लेस इन ईच हार्ट बीट। जो हर एक हार्ट बीट के अंदर हमारे साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और देखते हैं कि अभी क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास 4 चैम्बर है, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर, चारों के चारों मेरे पास यहाँ पर कैसे है जी, रिलैक्स स्टेट में है। यानी कि ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। अभी अगर हमारे पास सारे के सारे रिलैक्स स्टेट में है, इसका मतलब दिस इज टर्म्ड एज जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल। तो एक तो ये समझना है कि हमारे पास जितने भी चैम्बर है सारे के सारे कैसे है भाई, ये सब रिलैक्स स्टेट में, सब रिलैक्स स्टेट में। ठीक। तो इसको हम यहाँ पर जॉइंट डायस्टॉल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो यहाँ पर वॉल्स है, दिस इज द बाइकस्पिड, ये देखिए। और दिस इज द ट्राइकस्पिड, ये वाली हमारे पास हो गई बाइकस्पिड। और ये वाली है मेरे पास इधर में ट्राइकस्पिड। इस वाले डायग्राम के अंदर भी आपको क्लियरली विजुअल है। बाइकस्पिड एट्रिया से वेंट्रिकल में कनेक्ट होने के लिए, और ट्राइकस्पिड है मेरे पास राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड वॉल्स है, दोनों की दोनों ओपन है इस समय। बोथ आर ओपन, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। वहां पर भी हमने ओपन शो करी आप लोगों के सामने। तो ब्लड जो आता है वो आता है, एक तो आएगा पल्मोनरी वेन से। ठीक है, ब्लड कहां से आया, पल्मोनरी वेन से, और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। दूसरी तरफ मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि वेना कावा से हमारे पास ब्लड आता है, और वो आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ जाता है। तो इन वॉल्व्स के थ्रू सबसे पहले ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचता है, जिसमें पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा के थ्रू पहुंचता है। फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकली रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस टाइम पर जो सेमिलुनार वॉल्व्स होती है आर क्लोज। ये देखिए, दीज आर द सेमिलुनार वॉल्व्स। सेमी यानी हाफ, लुनार यानी कि है ना आधे चांद जैसी शेप जो होती है ये। तो ये हमारे पास इस समय कैसी है जी, ये हमारे पास इस समय क्लोज है। ठीक है जी, ये हमारे पास इस समय कैसी है जी, ये क्लोज है इस समय। ये देखिए, दीज आर द क्लोज। सो दीज आर द सेमी लुनार वॉल्स। तो वैसे तो इनका नाम है पल्मोनरी वॉल्स होता है और आर्टिक वॉल्स होती है, बट दोनों की दोनों यहाँ पर इस समय कैसी है, क्लोज है। ब्लड एट्रिया से किस में आ गया जी, हमारे पास वेंट्रिकल में यहाँ पर ये पहुंच गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच गया तो उसी समय हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, देयर इज अ SAN, साइनो एट्रियल नोड, नोडल टिश्यू। तो जो SAN होता है, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। और जो स्टिमुलेट करता है दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल।
सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, और ये काम किसकी वजह से हो रहा है? SAN। कब? जब इनके अंदर ब्लड आ गया, SAN ने यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा और इसने क्या किया? इनको कॉन्ट्रैक्ट करा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रेशर बनेगा और ब्लड जो है यहाँ से आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। तो ऊपर वाले सेक्शन को हमने यहाँ पर क्या बोला? एट्रियल सिस्टोल बोला है, जब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हुई है। This increase the blood flow from atria to their respective ventricle। एट्रिया से वेंट्रिकल तक हम लोग देखते हैं ब्लड का फ्लो यहाँ पर इंक्रीज होता है लगभग 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज। कितना? 30% ब्लड का जो रेट होता है जो ज्यादा फास्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी कि जॉइंट एट्रियल सिस्टोल के कारण। ठीक। So this increase the blood flow from atria to their respective ventricle by 30%। अब हम लोग क्या देखते हैं? ये जो एक्शन पोटेंशियल है SAN से पास होगा कहां पर भी? AVN के पास। SAN से पास होगा भी यहाँ पर, कहां पर? हमारे पास AVN के पास, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू। दिस इज द SAN, दिस इज द AVN। ये हमारे पास इधर में AVN है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू। ठीक, चलिए अब जैसे हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल SAN से कहां पर जाएगा? हमारे पास AVN के पास जाएगा, देन टू पुरकेंजे फाइबर्स, देन उसके बाद कहां जाता है? पुरकेंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिल्स, और देन ये पुरकेंजे फाइबर्स। अब ये पुरकेंजे फाइबर्स आप देखिए, ये देखिए ये वेंट्रिकल की वॉल पर अटैच है, अटैच एट द वेंट्रिकल वॉल। ठीक। अब सोचिए जैसे आप लोगों ने वो पपेट शो देखा होगा, है ना? पपेट धागे से लटकी रहती है और इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो अपना डांस करती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है हमारे यहाँ पर क्या जी? ये जो पुरकेंजे फाइबर्स होते हैं, और ये जो पुरकेंजे फाइबर्स है इनके अंदर हम देखते हैं क्या, जब आपका एक एक्शन पोटेंशियल पास हुआ है SAN से AVN तक, तो ये AVN क्या करते हैं? धागों को, इन पुरकेंजे फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मान लीजिए वेंट्रिकल की शेप है, तो वेंट्रिकल से एक पुरकेंजे फाइबर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, देन और उसके बाद ये सारे जब एक साथ ऊपर उठेंगे तो वेंट्रिकल हमारा क्या होगा? इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत प्रेशर से, ये स्क्वीज होगा। ये देखिए ये बहुत प्रेशर से स्क्वीज होगा। उस समय क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। उस समय हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो यानी ब्लड यहां से आ चुका है, अब ये सिस्टोल होगा, तो उस समय हम क्या देखेंगे कि मेरा जो एट्रियल सिस्टोल था, एट्रियल क्या हो जाएगा? डायस्टोल, यानी कि एट्रियल डायस्टोल रिलैक्स स्टेट में, और एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है हमारे पास दोबारा से, यानी कि रिलैक्सेशन स्टेट में आ रहा है, और एट द सेम टाइम हम देखते क्या है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता है एंड लीड टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब यहाँ प्रेशर बनता है तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होती है ये बंद हो जाती है। ये देखिए इस प्रेशर के कारण क्या होगी? बंद हो जाएंगी, और हमारे पास जो ये वाली वॉल्व्स होती है सेमिलुनर वॉल्व्स, ये अब ओपन हो जाएंगी, जिसमें मेरे पास पल्मोनरी वॉल्व और आर्टिक वॉल्व होती है। यहाँ पर हमारे पास आर्टिक वॉल्व होगी क्योंकि सिस्टम में जाता है सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व होती है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर के जाती है पल्मोनरी तक, यानी कि लंग्स तक लेकर के जाती है। सो उस समय हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज द लब। तो जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्लोज होती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों की क्लोज। कब? जब ये वाला इवेंट चल रहा है, तो उस समय हमारे पास देखते हैं कि सबसे पहला साउंड आएगा लब साउंड। मैं आपको बता दूं हार्ट में से जो आवाज आती है हम बोलते हैं लब डब, तो वो लब डब की साउंड आती है। तो फर्स्ट साउंड जो होता है वो लब होता है, तो वो होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोज होने के कारण। नाउ फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। तो इंक्रीज जो प्रेशर बढ़ता है, ये वाली क्लोज हो जाती है और ये वाली हमारे पास क्या होती है जी? ओपन हो जाती है। Now the oxygenated blood from the left atria pump into the systemic aorta। लो जी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एट्रिया से सिस्टमिक aorta से जाता होगा बॉडी पार्ट्स में यूज होने के लिए। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। ठीक। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द राइट एट्रिया
पंप इनटू द पल्मोनरी ऑर्टा, ये जी ये पल्मोनरी ऑर्टा तक जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई होने के लिए चला जाएगा हमारे पास। सो देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण ये हुआ, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉलो बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जब इवेंट हो गए, यहां से ब्लड हमारा सारा जा चुका है अपने रिस्पेक्टिव पार्ट पर, देन अब क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देयर इज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास फर्दर ये रिलैक्स स्टेट में होगा। तो बेसिकली जब इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर यानी डिक्रीज हो गया, यही तो मतलब है, तभी तो डायस्टोल हुआ है। तो लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल्स, तो ये वॉल्स दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, क्लोज हो जाएंगे। सॉरी, सेमिलुनार वॉल्स, ये सेमिलुनार वॉल जो ओपन हुई थी दोबारा से मेरे पास क्या हो जाएंगी जी, क्लोज हो जाएंगी, और जिसके कारण दूसरा साउंड आएगा, डब साउंड। अब ये कब आया है, जब हमारे पास सेमिलुनार वॉल्स क्लोज, सेमिलुनार वॉल्स आर क्लोज, जब ये क्लोज हो गई, और ये कब हुई है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, तो हमारे पास सेकंड साउंड आता है, दैट इज द डब साउंड आता है। चलिए, तो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर देयर इज ओपनिंग ऑफ, जैसे डिक्रीज होगा तो अब मेरे पास जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड थी फिर से ओपन हो जाएंगे, ये मेरे पास फर्दर ओपन हो जाएंगी, ताकि दोबारा से यहाँ पर ब्लड को क्या किया जाए, दोबारा से अब ब्लड को रिसीव किया जाए। सो वेंट्रिकुलर एंड एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकुलर और एट्रिया दोनों रिलैक्स साइमल्टेनियसली, दैट इज अगेन कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। इसको हम फिर से क्या बोलते हैं यहाँ पर, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। एंड द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच साइक्लिकली रिपीटेड, तो यही इवेंट साइक्लिकली रिपीटेड होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कार्डियक साइकिल बोलते हैं। द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार हमारा जो है हार्ट बीट होता है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि ऑन एवरेज ईच कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकंड टू कंप्लीट, ठीक है जी, 0.8 सेकंड टू कंप्लीट, इतना समय लगता है, ठीक है। और एक मिनट में 60 सेकंड है, तो लगभग 72 टाइम्स पर मिनट हो गया हमारे पास। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल जो वेंट्रिकल होता है कितना ब्लड पंप करता है, लगभग 70 ml ब्लड टू द ओर्टा। तो ये जो ओर्टा तक जाता है लगभग हम मानते हैं कि 70 ml ब्लड पंप करता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, कि कम से कम इतना ब्लड तो पहुंचाना पड़ेगा एक बार में, है ना, एक सर्कुलेशन में इतना ब्लड तो यहाँ पर पहुंचना ही चाहिए कार्डियक साइकिल में, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, हार्ट रेट का मतलब होता है हार्ट बीट पर मिनट, जो कितना है 72 है, तो उससे क्या आ जाता है जी, कार्डियक आउटपुट आ जाता है। कार्डियक आउटपुट जो है ह्यूमन हार्ट का लगभग 5000 ml होता है, दिस इज द कार्डियक आउटपुट फॉर ह्यूमन हार्ट, दैट इज द 5000 ml बच्चों। चलिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि कार्डियक साइकिल होने में 0.8 सेकेंड लगती है, बात नंबर 1, ये बात याद रखना, ठीक। और इसके अंदर हम देखते हैं दो फेज होते हैं हमारे पास, दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक डायस्टोल होता है और एक सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब की कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब की रिलैक्सेशन होता है। और सबसे पहला काम क्या होता है, जब मेरे पास अभी जॉइंट डायस्टोल है, यानी कि सारे के सारे जो चैम्बर है रिलैक्स स्टेट में है, देन सबसे पहले ब्लड यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा के थ्रू एट्रिया में आ रहा है, आ गया। आने के बाद अब एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का रेट बढ़ जाएगा, और अपने अपने एट्रिया से अपने अपने वेंट्रिकल में लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट में ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा, लगभग 30%। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है, या ऑरिकल सिस्टोल बोल सकते हैं, तो जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट वाली या लेफ्ट वाली। तो मैं आपको बता दूं कि जो राइट एट्रिया है सबसे पहले उसके अंदर सिस्टोल होता है, यानी पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल इज पंप इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल,
और ये काम होने में लगभग 0.1 सेकेंड लगते हैं। यानी कि ब्लड यहां से जब यहां पहुंचा तो इसको सिर्फ 0.1 सेकेंड लगे। सबसे पहले इसी के अंदर राइट साइड में हमारे पास क्या होगा जी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब उसके बाद सिस्टोल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, देन ऑरिकल एंटर इनटू द डायस्टोलिक फेज। तो ऑरिकल बाय डिफॉल्ट डायस्टोलिक फेज में पहुंच गया। अब ऊपर वाले डायस्टोलिक में होंगे और नीचे वाले किस में होंगे जी, सिस्टोल में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर ब्लड फिल हो चुका है। डिस्टोल में तो बाय डिफॉल्ट थे ही है, चारों के चारों डायस्टोल में थे। ऊपर वाले सिस्टोल में आ गए और सिस्टोल से ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो होने के बाद ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, देन ये बाय डिफॉल्ट दोबारा से डायस्टोल में पहुंच गए। अब वेंट्रिकल किस में आएंगे, सिस्टोल में आएंगे। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक यहां पर होता है। तो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट होता है रिजल्ट इन पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू द मेन आर्टरीज। मेन आर्टरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्लड जाता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो लेकर के जाएगी ब्लड को कहां पर, लंग्स तक, और यहाँ पर सिस्टमिक आर्टरी जो ब्लड को लेकर के जाएगी सिस्टम तक, बॉडी पार्ट तक लेके जाएगी। तो ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द aorta। अब इसी समय हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो हमारे पास जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है दोनों बंद हो जाती है। फॉर व्हाट, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए दोनों वॉल्स बंद हो जाएगी, जिसके कारण सबसे पहला साउंड आता है मेरे पास, दैट इज द लब साउंड। सबसे पहला लब साउंड आता है, फर्स्ट हर्ट साउंड। तो फर्स्ट हर्ट साउंड इज कॉल्ड द सिस्टोलिक साउंड। लब साउंड बोला इसी को हम लोग यहाँ पर सिस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं। दिस इज द सिस्टोलिक साउंड। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकुलर के अंदर सिस्टोल यहाँ पर स्टार्ट हुआ देन उसके बाद ये साउंड आया है यहाँ पर, एंड इट इज लाउडर फॉर द लॉन्गर पीरियड। 0.14 सेकेंड तक ये साउंड रहता है हमारे पास, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होने में लगते हैं लगभग 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में 0.3 सेकेंड लग रहे हैं। सोचिए, ब्लड आ रहा है तेजी से, जा रहा है थोड़ा सा धीरे, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रेशर बनाना पड़ता है, फिर भी रेट काफी फास्ट है। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो ऑरिकल्स होते हैं ऊपर वाले वो अभी भी डायस्टोल में है, ठीक है जी। एंड आफ्टर द सिस्टोलिक फेज वेंट्रिकल एंट्री मारेंगे किसमें, डायस्टोलिक फेज में दोबारा। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और ब्लड हमारे पास कहां जाएगा, अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट पर जाएगा। देन उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा दोबारा से। देन उसके बाद डब साउंड आता है, क्योंकि उस समय जो सेमिलुलर वॉल्स होती है ना, ये हमारे पास फर्दर क्या होती है, क्लोज हो जाती है बच्चे। तो एक बात समझ में आई कि जो साउंड आ रहा है वो क्लोजिंग पे हो रहा है, ओपनिंग पे नहीं आ रहा। समझे? साउंड जो आ रहा है वो हमारा किस पे आ रहा है जी, क्लोजिंग पे आ रहा है। जब ऐसा होता है फर्दर हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल दोबारा से कहां पर आ गए, डायस्टोल फेज में। दिस इज कॉल्ड द जॉइंट डायस्टोल। तो आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहां पर होगा एंड वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, ऑरिकल ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में है। सो एट दिस स्टेज चारों के चारों चैम्बर जो है फर्दर हमारे पास जॉइंट डायस्टोल के अंदर आ जाएंगे। अब इस फेज में हम लोग क्या देखते हैं, बताया मैंने कि डब साउंड आता है, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्स होती है क्लोज हो जाती है। तो इसको हम लोग डायस्टोलिक साउंड बोलते हैं, इसको सिस्टोलिक साउंड, इसको डायस्टोलिक साउंड बोलते हैं। एंड इट इज लेस लाउड और शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, लगभग 0.1 सेकेंड के लिए होता है साउंड, वाला 0.14 सेकेंड के लिए था। नाउ ड्यूरिंग ऑरिकुलर डायस्टोल पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस की पोरिंग ब्लड इनटू द ऑरिकल। दोबारा से ऑरिकल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डायस्टोल हमारे पास फर्दर आ चुका है। एंड ईच डायस्टोलिक वॉल्यूम लगभग 110 से 120 ml वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन रिलैक्स वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल बच्चों। एंड एंड सिस्टोल वॉल्यूम 40 से 50 ml यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ मैक्सिमम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी जो हल्का फुल्का ब्लड यहाँ पर बच जाता है। मैंने आपको बताया कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगती है। एंड द ब्रेकअप ऑफ ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक टाइमिंग जो होता है हमारे पास वो याद रखना है। ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकंड में, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड में, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ऑरिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.7 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को 0.5 सेकंड लगते हैं। टोटल अगर हम करेंगे दोनों साइड में ही 0.8 सेकंड होता है। यानी कि ये अब 0.1 है तो इसको हम 0.7 करेंगे, 0.3 है तो 0.5 कर देंगे, हर बार 0.8 सेकंड आएगा, जिसमें हमारी कार्डियक साइकिल जो है कॉन्टिन्यूटी में चल रही है।
देन इसके बाद में आता है अब टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है बस, तो हम देखते हैं वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, कोरोनरी सर्कुलेशन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेशन और इन कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन कैसे होती है। देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अब ये जो ब्लड का जो प्रेशर होता है ये किसके अंदर होता है, एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड को लेने हुए या रिसीव करते हुए या देते हुए, और दूसरी तरफ हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर जो है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी सिस्टोल डायस्टोल के थ्रू कंट्रोल होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल इन विच इट इज प्रेजेंट। जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक तो हमारे पास है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, है ना, जो खून दौरा करता है, सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑन द ब्लड वेसल, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, ऑन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर हम देखते हैं जो ब्लड का प्रेशर है वही आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइको मैनोमीटर। ठीक है, एक तो वो डॉक्टर्स के पास होता है, वो हाथ पे लगा देते हैं, उसको पंप करते रहते हैं, उसमें मीटर आता रहता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी नापने की मशीन आती है, ठीक है ना जी। तो वही हमारा स्पैग्बो मैनोमीटर कहलाता है एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरेटकॉफ इन 1905 बाय कैरेटकॉफ 1905 में इसने इसको इन्वेंट किया था। एंड इन दिस द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एयर प्रेशर। तो उस समय जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता था वो एयर प्रेशर के रिस्पेक्ट से मेजर किया जाता, जिसको हम बोलते थे ऑस्क्यूलेटरी मेथड। मतलब कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करते थे हम लोग। एंड इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड होता था दोस्तों। ठीक है, हम लोग बोलते हैं जिसको नॉर्मली बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। अब ये दो तरीके का होता है हमारे पास, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर। एक सिस्टोलिक प्रेशर है, एक डायस्टोलिक प्रेशर है एंड द यूनिट जो होती है जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं mmHg। आपने देखा भी होगा, बहुत जनरल चीज बता रहा हूं मैं, आजकल सभी को पता होता है mmHg। Hg मतलब मरकरी। जब भी प्रेशर का जिक्र होता है तो हमेशा मरकरी के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हमारे पास किस फॉर्म में पाई जाती है जी, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, गॉट इट। चलिए, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसको मेजर करते हैं। तो दो तरीके का हो गया, आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो एक हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ही मैं बोलता हूँ एसबीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मैं बोलता हूँ डीबीपी, डायस्टोलिक। तो नॉर्मली जो सिस्टोलिक होता है याद रखना वो ज्यादा होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज 120 mmHg। और डायस्टोलिक रिलैक्स स्टेट में ब्लड आराम से धीरे धीरे आता रहेगा 80 mmHg। ठीक है, अब सोचिए कि ब्लड का सर्कुलेशन, आप आइडिया लगा पा रहे हो कि ब्लड का सर्कुलेशन कम से कम प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए ताकि ब्लड जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंच सके। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, प्रेशर के कारण होता है,
तो कई बार क्या होता है, दिमाग की नसें फट जाती है, हमने ऐसा सुना है, आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज के बारे में। ठीक, एक चीज तो ये होती है, तो नॉर्मल रहना चाहिए सिस्टम। ठीक, दूसरी बात, हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg नॉर्मल रेट से ब्लड जो हमारे पास आ रहा है। अब सोचो अगर बीपी अगर लो हो जाए तो यानी ब्लड ही ढंग से रिसीव नहीं हो रहा, चक्कर है, बेचैनी है, घबराहट है, वॉमिटिंग की इच्छा, इस तरह की चीजें होने लगती है अगर बीपी हमारे पास लो रहता है तो वो कम से कम इतना प्रेशर तो मेंटेन होना चाहिए। और बाकी ये जो चीजें एज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10-15 पॉइंट ऊपर और नीचे है और ये वाली वैल्यू की, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लो बीपी कम से कम 80 है तो 70 भी हो जाए, 90 हो जाए, कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे नीचे होता है तो बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, कई बार लो बीपी भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसके अंदर हमारा जो वैल्यू है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, 120 mmHg ऊपर का और 80 mmHg जो होता है वो नीचे का होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद एज, याद रखना कि ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज विद एज, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, अब मान लो कोई न्यूली बोर्न बेबी है, ठीक है जी, इफ देयर इज अ न्यूली बोर्न बेबी, अगर उसका हम लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर निकालते हैं, दैट इज 90 एंड 55 होगा ये हमारे पास, ऊपर का 90, नीचे का 55 mmHg। तो मैं बता रहा हूँ एज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। इन अ यंग एडल्ट 120-80 होना चाहिए, एंड इन ओल्ड एज 150 हो, ऊपर का सोचो 150 हो, नीचे का 90 हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है जी। कई बार 160 भी पहुंच जाता है, देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है किस कंडीशंस में, ठीक है। चलिए, तो विद एज ब्लड वेसल्स करती क्या है कि अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है बच्चे, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। तो इफ कैल्शियम डिपोजिशन इन ब्लड वेसल लीड्स टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कब होता है, इफ कैल्शियम डिपोजिशन इन ब्लड वेसल, समझ में नहीं आता कि कई बार कैल्शियम खाएं या ना खाएं, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि हर एक चीज एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए बच्चों, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में जिस हिसाब से लाइफस्टाइल हो चुका है, बीमारियां हो चुकी है ना, छोटे छोटे लोगों में हार्ट अटैक होने लगा है, और एक्सरसाइज वगैरह कम हो चुकी है, लोग ऐप के थ्रू अपने डेली के बेसिस पे डाइट प्लान को मैनेज करेंगे, कहीं चीज कोई कम तो नहीं हो रही, कहीं ज्यादा तो नहीं, कैल्शियम ज्यादा तो नहीं खा रही, ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा तो नहीं ले रही, फिर किस चीज का हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी भी मार्केट में इस तरह की एप्स वगैरह बहुत है, मोबाइल में डाउनलोड करो, क्या आप खा रहे हो उससे कितना कैल्शियम मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, आपके वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कितना उसका अमाउंट होना चाहिए, सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। तो वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी, गारंटेड कर पड़ेगी, हर किसी पर्सन के मोबाइल में वो ऐप होगी आने वाले समय में। अब भी बहुत लोग यूज करते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। अभी तो क्या ना, किसी से सलाह ले लिया, हाँ भाई तू ये खा ले, तू वो खा ले, तेरे भाई ये फलाना ढिमकाना दिक्कत हो रही है, तुम एक काम करो ये खाना शुरू कर दो, दवाई नहीं बताएंगे, वो ऐसी चीजें बताएंगे, लेकिन कितने अमाउंट में है और किस लेवल पे है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है एज के साथ, और जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड हाई बीपी रहता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है बीपी में आपके आपके इंक्रीज होने के, जैसे कि एक्सरसाइज है, टेंशन अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना, फियर डर लगता है, एंशिटी है, यहाँ पर डिप्रेशन है, तो भी ये समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। अभी ड्यूरिंग कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, बीपी वालों को बड़ी समस्याएं थी, शुगर वालों को बड़ी समस्याएं थी। ईसीजी, ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको कई कई जगह पर EKG भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आल्सो रिटन एज EKG, नो इशू। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होती है? एक मशीन होती है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ता है, और इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ट का ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका एक चार्ट बना करके दिखा देता हूं। इस तरीके से ECG हमारे पास, यहां पर आपने देखा होगा कि लाइनिंग्स आती है ECG के अंदर, मूवीज में, सीरियल्स में, सारी चीजें। तो ये है हमारे पास सबसे पहले इधर में P Q R S N T। तो PQRST ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जो हार्ट की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो ये जो ECG एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने आपको चार्ट बताया है। तो यहां से यहां तक का जो सेगमेंट होता है हमारे पास, ठीक है जी, ये PR इंटरवल होता है। देन उसके बाद में दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स है हमारे पास यहाँ पर ये, ठीक है जी, दिस इज द QT इंटरवल, और देन उसके बाद SOT का सेगमेंट होता है। अब ये काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, वो बताता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये दिल की बातें हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल के दौरान। और हम लोग क्या देखते हैं, हर एक पीक जो यहाँ पर आती है ECG के अंदर इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम P to T, PQRST हमारे पास है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो P वेव है, यहाँ पर जो P वेव है सबसे पहले ये क्या करती है, इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। P यहां पर क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ व्हाट, एट्रिया। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के बारे में यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के बारे में रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यहां पर बेसिकली क्या बताती है, जो P वेव होती है हमारे पास, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया और ऑरिकल, यानी कि कितना कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है ऐसे नोड के थ्रू, एंड रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बता रही है बहुत सिंपल लफ्जों में। यानी कि एट्रिया यहां पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड हमारे पास यहां पर आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में दोस्तों। अब ये जो PQ इंटरवल है यहाँ पर, ये जो PQ इंटरवल है यहाँ पर, इसमें समय कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। तो ये वाली लाइन भी लंबी है छोटी है, उसके हिसाब से पता चल जाता है, 0.1 सेकेंड हो गया हमारे पास, कोई इश्यू नहीं है। देन उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, ब्लड जब यहाँ पर सिस्टोल हो गया तो ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में, और ये पीक जितनी ऊपर जा रही है उतना ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि स्प्रेड ऑफ इंपल्स टू वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत बढ़िया। ठीक है, वेंट्रिकल में ब्लड हमारा इजीली यहां पर पहुंच जाता है। तो बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स जो वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। भाई QRS कॉम्प्लेक्स मतलब कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये पीक हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मान लीजिए सिर्फ जैसे RS या ST सेगमेंट के बारे में ही, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, पीक नीचे जा रही है, तो ये इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक तो नैरो है, ठीक है जी, कम समय में, और देन उसके बाद नीचे तक है, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा
तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है, 0.3 सेकंड लगती है आर एस और एस टी तक का जो हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो टी वेव है, दिस इज द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहां से यहां तक का, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और देन उसके बाद टी जो है दोबारा से रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, वेंट्रिकल डायस्टोल को। समझे कि वेंट्रिकल डायस्टोल भी अगर हुआ है तो इसका मतलब ब्लड आया और ये पहुंचा दिया तभी तो डायस्टोल आया। तो पूरा प्रॉपर सर्कुलेशन यहां पर चल रहा है। एंड ऑफ टी रिप्रेजेंट द एंड ऑफ सिस्टोल एंड क्यू रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, सिस्टोल डायस्टोल चलता रहता है। तो जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू के तुरंत बाद एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बिगिनिंग यहां से होती है। एंड टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, यानी कि रीपोलराइजेशन। तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रीपोलराइजेशन। तो आपने देखो कई बार ये लाइनिंग्स बनती है और ये वीव्स बहुत ऊपर नीचे की वजह छोटी हो जाती है और देन सीधी लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो देखा होगा जो बंदा होता है उसकी डेथ हो जाती है, हार्ट बीट यहाँ पर सारा काम करना बंद कर देती है। दिस इज अबाउट द ईसीजी। ये बात है बच्चों यहाँ पर ईसीजी के बारे में, ठीक है।